ये कहानी असल में एक अमेरिकन टूरिस्ट की है जिसका नाम है रिचर्ड। रिचर्ड को एडवेंचर वाली जगहों पर जाने का बहुत शौक है और इस बार उसने थाईलैंड के एक बीच को चुना है जहाँ के कुछ ही हिस्सों तक टूरिस्ट और आम लोगों के आने जाने की इजाज़त है। उसके आगे अगर कोई गया तो उसे वहाँ कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है जिसे आज तक न तो गांव वालों ने देखा है और न ही वहाँ आने वाले टूरिस्टों ने। कोई भी उसके बारे में नहीं जानता। खैर, अब रिचर्ड उस जगह पर पहुंचता है क्योंकि उसने इस बीच के बारे में बहुत कुछ सुना है। शाम ढलने के बाद वो अपने होटल में जाता है, लेकिन वहां उसका गेट खुल नहीं रहा था। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम था फ्रांसवाज। अब रिचर्ड उसे देखकर उसकी खूबसूरती में खो जाता है और फ्रांसवाज उसका गेट खोल देती है। लेकिन वो उसके आगे कुछ और सोच पाता कि तभी वहां उसका बॉयफ्रेंड एतियन आ जाता है। यह देखकर एक बार फिर उसका दिल टूट जाता है और इस टूटे हुए दिल के साथ वो सोने चला जाता है। लेकिन न जाने कहाँ से एक आदमी उसकी ऊपर वाली खिड़की खोलकर उसमें से झांकने लगता है। दरअसल वो उससे सिगरेट मांग रहा था, लेकिन रिचर्ड गुस्से में मना कर देता है। तब वो आदमी कहता है कि गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें कुछ बताने यहाँ पर आया हूँ। मुझे तुम्हें देखकर पता चला कि तुम काफ़ी एडवेंचर वाली जगहों पर घूम चुके हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहां हर कोई पहुंच नहीं पाता, और वो आइलैंड किसी जन्नत से कम नहीं है। रिचर्ड को उसकी बातों में इंटरेस्ट आने लगता है। अब रिचर्ड उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और सो जाता है। अगले दिन जब वो बाहर से घूमकर अपने रूम में आता है तो देखता है कि उसके दरवाजे के हैंडल पर एक मैप लगा हुआ है जो शायद डैफी ही रखकर गया था, क्योंकि उसके अंदर किसी बीच का नक्शा बना हुआ था। वो फौरन उसके रूम में जाता है जो कि उसके बगल में था, लेकिन जैसे ही वो गेट खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। उस आदमी ने खुद को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था, लेकिन ऐसा कोई खुद के साथ कैसे कर सकता है, यही सोचते हुए वो बाहर आता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और उसे पूछताछ के लिए स्टेशन ले जाती है, जहां पर फ्रांसवाइजस भी मौजूद थी और उसके साथ कई और गेस्ट भी थे जो उसी होटल में रुके हुए थे। रिचर्ड को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था। अब वो अपने साथ वो मैप भी ले जाता है जो डैफी ने दिया था और रूम में जाकर उसे अच्छे से देखता है। उसके अंदर अब क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इतना सब कुछ हो सकता है। उसे एक बार तो ऐसी जगह जरूर जाना चाहिए, पर वो अकेले वहां जा नहीं सकता। इसलिए वो फ्रांसवाज और उसके बॉयफ्रेंड एतियन को प्रपोजल देता है और उन्हें वही बातें बताता है जो उसे रात डैफी ने बताई थी। साथ ही वो उसमें कुछ और चीजें भी जोड़ देता है जिससे कि वो दोनों मान जाएं। उसकी बातें सुनकर वो दोनों तुरंत ही मान जाते हैं। अब वो तीनों तैयार हो जाते हैं और फिर अगले दिन निकल जाते हैं। अब ये तीनों उस आइलैंड के पास ही एक बीच पर उतर जाते हैं, क्योंकि कोई भी बोट वाला वहां जाने को राजी नहीं था। लेकिन इन्हें इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि वो जगह यहाँ से बस लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। इसलिए तीनों डिसाइड करते हैं कि वो स्विम करके वहां तक जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने लाइफ जैकेट पहन ली थी। और अब ये निकल पड़ते हैं। लेकिन इन्हें जिस जगह पर जाना था वो अभी थोड़ी दूरी पर थी। उससे पहले इनका सामना घनी झाड़ियों से होता है। उन्हें पार करते करते ये लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिसे देखकर इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहां असल में गांजे की खेती हो रही थी। रिचर्ड की नज़र वहां पर बैठे एक पालतू बंदर पर पड़ती है, जिसके पीछे वो छिप जाता है इससे पहले कि वहां मौजूद आदमी उसे देख पाता। लेकिन थोड़ी देर में वो आदमी इन्हें देख लेता है और अपने बाकी आदमियों को बुला लेता है। इसलिए अब ये तीनों फौरन वहां से तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन्हें लगातार भागते रहना होगा, क्योंकि अगर ये कहीं रुक गए तो वो लोग वहीं गोली मार देंगे। अब थोड़ी दूर भागने के बाद आखिरकार इनका रास्ता खत्म हो जाता है, क्योंकि सामने एक बहुत ही बड़ा झरना था। उसमें कूदने का मतलब मौत भी हो सकता था, क्योंकि इन तीनों को उसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं था। अगर ये कूद गए और नीचे पानी कम हुआ या चट्टानें हुईं तो ये वहीं मारे जाएंगे। अब एतियन को डर लगने लगता है कि कहीं वो लोग इन्हें मार न दें, इसलिए वो रिचर्ड पर गुस्सा करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी फ्रांसवाज पीछे से आकर पानी में कूद जाती है। इसके बाद ये दोनों भी बारी बारी से छलांग लगा देते हैं और इन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि पानी की गहराई बहुत ज्यादा थी। अब तीनों मस्ती करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह जगह बेहद खूबसूरत थी। तभी एक काला आदमी जो कि वहीं का रहने वाला था इन्हें देख लेता है और ताली बजाते हुए कहता है, जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो मुझे इस झरने में कूदने में काफी समय लगा था, लेकिन तुम लोगों ने तो ये चुटकियों में कर दिखाया।
उसे देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और भागने लगते हैं कि कहीं वो इन्हें मार न दे। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उल्टा इन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है और एक ऐसी जगह पर ले जाता है जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग थी, इस दुनिया के रीति रिवाजों से भी अलग। और ये जगह असल में हमारी ही दुनिया से आए हुए लोगों ने बसाई है, जो कभी यहाँ से लौट कर नहीं गए, लेकिन उनके बाद भी यहाँ कोई नहीं आया। और यही इस जगह की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ पर हर तरफ शांति और सुकून है। लोग बिना बिजली, पॉल्यूशन और इंटरनेट के रह रहे हैं। बस उन्हें अपना पेट पालने और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। इसलिए वो इस जगह पर गांजे की खेती करते हैं और उसे बेचकर अपना गुजारा करते हैं। उसके बाद रिचर्ड और उसके साथ आए दोनों लोग इस बीच की खूबसूरती देखने निकल जाते हैं। उस जगह को देखकर रिचर्ड भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो जगह सच में बहुत खूबसूरत थी। उसने आज तक इतनी खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी थी। यहाँ का पानी इतना साफ था कि उसमें आप खुद को भी देख सकते थे। इसके बाद ये लोग रात में भी काफ़ी एंजॉय करते हैं। तभी रिचर्ड के पास वहीं का एक आदमी आकर बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। इसी दौरान रिचर्ड उससे पूछता है कि तुम लोग अपना सामान कैसे लाते हो। तब वो बताता है कि हर महीने हम में से कोई ना कोई शहर जाता है, अपने साथ गांजे की फसल लेकर वहां उसे बेचते हैं और उन्हीं पैसों से ज़रूरत का सारा सामान खरीद कर वापस आ जाते हैं। उधर फ्रांसवाइज भी रिचर्ड के साथ बातें करना शुरू कर देती है। दोनों बीच पर जाते हैं जहां रिचर्ड उसे इशारों इशारों में बता देता है कि वो उसे पसंद करने लगा है, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि फ्रांसवाज भी उसे पसंद करती है। इसके बाद दोनों समुद्र में जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। अब सुबह होने पर एतियेन को इस बात का पता चल जाता है कि फ्रांसवाज रिचर्ड के करीब आ गई थी। इसलिए वो रिचर्ड से लड़ाई कर लेता है और फ्रांसवाज से भी ब्रेकअप कर लेता है। अब फ्रांसवाज रिचर्ड के साथ ही रहने लगती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और एक दिन दोपहर में बारिश होने लगती है। सभी लोग मछलियां पकड़ने के लिए बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी रिचर्ड समुद्र में कूद जाता है। जब वो ऊपर सतह पर आता है तो नोटिस करता है कि सभी लोग उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं और हाथ हिला रहे हैं। उन्हें देखकर वो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन तभी उसकी नज़र पीछे पड़ती है जहां एक शार्क उसकी तरफ तेजी से आ रही थी। उसे देखकर वो डर जाता है और भागना शुरू कर देता है, लेकिन आखिर में वो हार मान जाता है क्योंकि अब शायद उसकी मौत तय थी। लेकिन कुछ देर बाद न जाने उसे क्या हो जाता है, वो फिर से हिम्मत जुटाता है। उसके पास जो चाकू था उससे वो शार्क पर वार कर देता है। उसकी यह बहादुरी देखकर वहां मौजूद सभी लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं। लेकिन एक आदमी कहता है कि जिस शार्क को तुमने मारा है वो सिर्फ एक बच्चा था और अब उसकी माँ जरूर यहाँ आएगी। लेकिन सभी इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अब इनके सामने एक और दिक्कत आ जाती है। बारिश की वजह से सारा सामान खराब हो गया था और जो थोड़ा बहुत सामान बचा था वो भी खत्म होने वाला था। तब साल कहती है कि मैं रिचर्ड के साथ शहर जा रही हूँ ज़रूरी सामान लेने के लिए, इसलिए जिसको जो कुछ भी चाहिए वो रिचर्ड को लिखवा दे। सभी लोग अपनी अपनी ज़रूरत का सामान लिखवाने लगते हैं। इसके बाद दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं। वहां जाकर रिचर्ड एक एक करके सभी चीज़ें खरीद लेता है, लेकिन जब वो एक जगह खड़े होकर अपने चारों ओर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो सच में एक जन्नत से बाहर निकल कर आया है। ये जगह शायद अब उसके लिए नहीं बनी थी। वहां के लोगों का कहना बिल्कुल सही था कि अगर यहाँ और भी लोग आ गए तो ये खूबसूरत जगह भी बाहरी दुनिया की तरह बर्बाद हो जाएगी। अब साल और रिचर्ड एक बार में बैठे होते हैं कि तभी वहां दो विदेशी बैकपैकर्स आ जाते हैं। ये वही दोनों लड़के थे जिन्हें रिचर्ड ने उस आइलैंड का मैप दिया था। वो रिचर्ड से कहते हैं कि हम लोग जल्दी ही वहां आने वाले हैं, लेकिन रिचर्ड उनसे कहता है कि वो सब एक मजाक था, ऐसी कोई जगह है ही नहीं। लेकिन वो दोनों उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते। उनके जाने के बाद साल कहती है, मुझे पता चल गया है कि तुमने और लोगों को भी इस आइलैंड के बारे में बता दिया है। अगर तुम चाहते हो कि ये बात किसी और को पता न चले तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। रिचर्ड उसकी बात मान जाता है। अगले दिन वो दोनों ज़रूरी सामान लेकर वापस आइलैंड पहुंच जाते हैं। अब सभी लोग इस बीच पर खूब मज़े कर रहे थे। किसी को भी किसी बात की टेंशन नहीं थी। लेकिन एक दिन इनके दो लोगों पर शार्क हमला कर देती है। जब यह मंजर रिचर्ड देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है और भागते हुए दूसरे आदमी के पास जाता है जो जमीन पर बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। रिचर्ड उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बात कहता है और साल नहीं चाहती थी कि यहाँ पर कोई डॉक्टर आए।
इसलिए वो उसे कई दिनों तक ऐसे ही छोड़ देती है। वह दर्द से लगातार तड़पता रहता है। तब जाकर एक आदमी कहता है कि हमें इसे जंगल में छोड़ देना चाहिए। इसकी आवाज़ हमें और डिमोटिवेट कर रही है, परेशान कर रही है और हमारे हौसले तोड़ रही है। इसके बाद ये लोग उसे उठाकर जंगल के बीच में छोड़ आते हैं। लेकिन यह बात एतियन को बहुत अजीब लगती है। वो कहता है कि यह आदमी एक समय पर हमारा ही साथी था और आज इसे हमारी ज़रूरत है, तो इन लोगों ने इसे जंगल में छोड़ दिया। इसलिए वो उसके पास ही रहने का फैसला करता है। अब सुबह जब रिचर्ड सो रहा होता है तो उसे सपने में डैफी की मौत का मंजर दिखाई देता है। तभी अचानक साल उसके पास आती है और उसे बीच के किनारे ले जाती है, जहां वो दूसरे आइलैंड पर खड़े कुछ लोगों को दिखाती है, जिनके हाथ में वही मैप था जिसके बारे में रिचर्ड ने उन्हें बताया था। अब रिचर्ड कहता है कि उसने तो बस उनसे मजाक किया था, लेकिन साल उसकी इस झूठ को पकड़ लेती है और उसे वहीं रुकने के लिए कहती है, ताकि जब वो लोग यहाँ आएं तो किसी भी तरह उन्हें वापस भेज सके। अब कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक वो लोग इस एरिया में नहीं आए थे। इधर रिचर्ड जैसे तैसे अपने दिन गुजार रहा था। एक रात फ्रांसवाज उसके पास आती है। वो उसे थप्पड़ मारती है और बताती है कि साल ने सभी को तुम्हारे और उसके बीच शहर में जो हुआ था वो भी बता दिया है, और तुमने जो मैप दिया था उसके बारे में भी। इसलिए अब तुम्हें यहीं पर रहना होगा। अब दोस्तों, रिचर्ड बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। वो न तो अपने लोगों के पास जा सकता था और न ही शहर की ओर। उसे अब कई अजीब अजीब से विज़न आने शुरू हो जाते हैं और वो खुद को जंगल में किसी गेम के अंदर फंसा हुआ महसूस करने लगता है। पर एक दिन रिचर्ड देखता है कि वो लोग इस टापू पर आ रहे हैं, तो वो फौरन उनके पास जाता है और उन्हें वार्न करने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक वो लोग खेत के अंदर घुस चुके थे और वैसे ही एक्साइटेड थे जैसे रिचर्ड और उसके दोस्त पहली बार आए थे। लेकिन इनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। इन्हें वहां मौजूद स्मगलर देख लेते हैं। वो लड़के उन्हें पैसे देकर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक आदमी उन सभी लोगों को गोली मार देता है, क्योंकि वहां किसी भी बाहरी इंसान का आना मना था। ये सब रिचर्ड देख लेता है और डर कर भागना शुरू कर देता है। लेकिन उसे भी एक आदमी देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। हालांकि वो रिचर्ड तक पहुंच नहीं पाता। अब रिचर्ड फौरन फ्रांसीवास के पास जाता है। इसके बाद वो तीनों भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी रिचर्ड के पीछे से कोई हमला करता है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को उसी आइलैंड पर पाता है। उसके सामने वही लोग थे जिनके साथ वो इतने दिनों से रह रहा था। लेकिन वहां स्मगलरों का लीडर भी मौजूद था। वो कहता है, यहाँ पर और भी लोग आने लगे हैं। हमारी डील हुई थी कि कोई भी नया आदमी यहाँ नहीं आएगा। असल में साल ने पहले इस आदमी से डील की थी कि वो इस जगह पर अकेले रहना चाहती है, लेकिन अब हालात बिगड़ चुके थे। वो कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था। अब या तो तुम यहाँ से चले जाओ या फिर मेरे हाथों मारे जाओ। लेकिन यहाँ साल कहती है कि ये सब रिचर्ड की वजह से हो रहा है। तब वो लीडर साल को एक बंदूक देता है जिसमें सिर्फ एक ही गोली थी। वो उससे रिचर्ड पर गोली चलाने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग साल को ऐसा करने से मना करते हैं। लेकिन साल किसी भी कीमत पर उस जगह को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो ट्रिगर दबा देती है। लेकिन रिचर्ड मरता नहीं, क्योंकि जिस चैम्बर पर साल ने ट्रिगर दबाया था वो खाली था। अब यहाँ साल की हरकत देखकर सभी लोग उससे बहुत नाराज हो जाते हैं, इसलिए सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। इसलिए साल वहीं बैठकर रोने लगती है। जिस स्वर्ग जैसी दुनिया को उसने बसाया था वो अब बिखर चुकी थी। इसके बाद सभी लोग अपना सामान लेकर शहर आ जाते हैं। एक साल बाद हम रिचर्ड को देखते हैं, जो अब अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौट चुका है। एक दिन वो एक साइबर कैफे जाता है जहां उसे फ्रांसवास का ईमेल मिला होता है। उस ईमेल में एक ग्रुप फोटो थी जिसमें उस आइलैंड पर रहने वाले सभी लोग मौजूद थे और सभी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। उस फोटो के नीचे लिखा हुआ था, पैरेलल यूनिवर्स। असल में इस कहानी में हमें दो अलग अलग दुनियाओं को दिखाने की कोशिश की गई है। अब आप बताइए, आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? बिना इंटरनेट और बिजली वाले उस आइलैंड पर, या फिर सारी सुविधाओं के साथ शहर की इस भाग दौड़ और पोल्यूशन भरी दुनिया में? अपना जवाब नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।